नमस्कार साथियों, द डिग्निटी में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो संविधान के प्रारंभ से जुड़े हुए प्रश्नों के महत्वपूर्ण जो प्रश्न एग्जामों में पूछे जा सकते हैं या एग्जामों में जो पूछे गए हैं, हम उससे संबंधित आज आपकी क्लास लेकर आए हैं। और आज का सेशन बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार इस क्लासेस में आए हैं या द डिग्निटी के प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक छोटा सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस बेल आइकन के बाद से ही आपको पता चलता है कि हम किस समय पर उपस्थित हो रहे हैं, है ना। अभी क्लासेस का क्या शेड्यूल है वो सब आपको जो है उस बेल आइकन से पता चलता है। और अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हाँ इंटरेस्टिंग आपके टॉपिक्स हैं और इनसे प्रश्न बन सकते हैं, आपको नॉलेज गेन हुआ है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम जो है संविधान के दो तरह की आपकी जो है क्लासेस आपके सामने लेकर आएंगे। एक तो डिस्क्रिप्टिव क्लासेस होगी जिसमें हम सारी चीजों को डिस्क्रिप्टिव रूप में पढ़ेंगे, संविधान को पूरी तरह से एकदम बेस से लेकर टॉप तक पढ़ेंगे। और फिर उसके जो प्रश्न हैं, जो प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते हैं या महत्वपूर्ण जो बने हैं, हम उन प्रश्नों को लेकर आएंगे। ठीक है, तो प्रयास करते हैं चीजों को समझने की और आप प्रयास करिएगा चीजों का जवाब देने का। आपका जो है आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं कि हाँ सर इसका ये प्रश्न होगा, तो कमेंट बॉक्स में जब आप जवाब देंगे तो उससे आपको भी पता चलेगा कि हां आप जो है वास्तविक रूप में तैयारी कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न लेकर आता हूं मैं आपके सामने। और पहला प्रश्न है आपका, बड़ा सिंपल है। भारत के संविधान में भारतीय संघ की योजना किससे उधार ली गई थी? मतलब अगर इंग्लिश में इसे कहा जाए, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरेशन का जो मीन्स है या द मीन्स ऑफ फेडरेशन, वो हमने किस अदर कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किया है या हमने किस देश से जो है संघ की विचारधारा को लिया है? तो अब आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला आपका यूएसए, दूसरा आपका कनाडा, तीसरा आयरलैंड और चौथा यूके, है ना। चार देश आपके सामने हैं और आपको जवाब देना है कि संघ का जो आपका जो विचारधारा है वो आपने कहां से ली है। अब देखिए, संघ का मतलब जो है मैं आपको बता देता हूं, संघ या फेडरेशन का मतलब होता है दोस्तों जब शक्तियों को विभाजित किया जाता है। शक्तियों को क्या किया जाता है? जब बांटा जाता है। संघ का मतलब होता है शक्ति का विभाजन। किसके किसके बीच में? केंद्र और राज्य के बीच में। किसके किसके बीच में? केंद्र और राज्य के बीच में। जिस तरह से सेना केंद्र सरकार का विषय है ना, सेना आपका जो है वो केंद्र सरकार का विषय है और आपका जो है पुलिस जो है वो राज्य सरकार का विषय है। तो संघ का मतलब है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का बंटवारा। किसके किसके बीच में? केंद्र और राज्य के बीच में, है ना भाई। देश की सुरक्षा का विषय केंद्र सरकार का है, सेना केंद्र सरकार की है, सुरक्षा केंद्र सरकार का है, राज्य की प्रशासन व्यवस्था राज्य सरकार की है और इसीलिए पुलिस राज्य सरकार के पास है। तो इन चारों में से आपका जो है वो सही ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन में जल्दी से करके बताना है कि भाई इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो आपका जो है संघ के रूप में हमने देश को बांटा है, कुछ शक्तियां राज्य को दी हैं, कुछ शक्तियां केंद्र को दी हैं। जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वो केंद्र के पास हैं, वो राज्य के पास नहीं है, वो केंद्र सरकार के पास है। और उनमें आपका जो है, अगर इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए, भारत के संविधान में भारतीय संघ की योजना किससे उधार ली गई है, तो उसका जवाब है यूएसए या अमेरिका। अमेरिका का संविधान जो है दोस्तों ये बनकर तैयार हुआ था 1776 में। ऐसा है कि अमेरिका में 13 कॉलोनियां थी, अमेरिका में 13 बस्तियां थी। उन 13 बस्तियों ने एक समझौता किया कि हम अपनी सुरक्षा, अपनी विदेशी आपका जो विदेशी जो संबंध है और हमारा जो करेंसी है और हमारी जो सुरक्षा है, इन सारे विषयों को लेकर हम एक हो जाते हैं और एक स्टेट बनाते हैं, एक फेडरेशन बनाते हैं और उसका नाम रखा गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इस तरह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आपका जो है ग्राउंड में आया, धरातल में आया 1776 में। तो संघ की विचारधारा या संघ शब्द का प्रयोग करने वाला दोस्तों पहला देश जो है वो कौन था? यूएसए था या अमेरिका था। ठीक है, चलिए अब पहले प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। दूसरा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली का बारीकी से पालन करता है। मतलब हमारा जो संविधान है वो किसकी प्रणाली को या किसके शासन को जो है वो सबसे ज्यादा आपका जो है पूरी तरह से अगर देखा जाए तो टू कॉपी लगता है। मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा शासन और उसका शासन बस
अगर चमड़ी वालों को हटा दिया जाए तो एक जगह काली चमड़ी है, दूसरी जगह गोरी चमड़ी या किसी अन्य प्रकार की, तो ऐसा कौन सा देश है जिसकी शासन प्रणाली हमारी शासन प्रणाली की एकदम टू कॉपी की तरह है? तो आपका ऑप्शन है पहला यूएसए, दूसरा यूके, तीसरा स्विट्जरलैंड और चौथा रूस, है ना। अब 4 ऑप्शन है आपके सामने। भाई यूएसए से हम ज्यादा मिलते हैं, हम मतलब हमारा संवैधानिक प्रणाली, दूसरा यूके से हमारी संवैधानिक प्रणाली मिलती है, या स्विट्जरलैंड से मिलती है, या रूस से मिलती है। 4 ऑप्शन है आपके पास। अब आपको भी पता है कि भारत में शासन करने का अधिकार जो है, जिस समय पर आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ तो शासन करने का आपकी जो शक्ति है, हालांकि भारत बहुत सारे देश आए थे, पुर्तगाल आया था, है ना, डच आए थे, ब्रिटिश आए थे, है ना, और फ्रांसीसी आए थे। ये चारों देश के व्यापारी आपके यहां व्यापार करने आए थे। पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, ब्रिटिश आए थे, फ्रांसीसी आए थे, लेकिन शासन व्यवस्था किसके हाथ में गई? आपको भी पता है, ब्रिटेन के, है ना। तो ब्रिटेन के हाथ में भारत की शासन व्यवस्था गई और 1947 में, या कहा जाए 3 जून 1947 को जो प्रस्ताव पास हुआ उसके अनुसार 2 देशों का निर्माण किया गया, पाकिस्तान और इंडिया, है ना। पाकिस्तान और इंडिया का निर्माण किया गया, है ना। ये 2 देश कब बने? आपका 1947 में, 3 जून 1947 में। तो हमारे ऊपर जो शासन है वो किसका चल रहा था? आपका ब्रिटेन का चल रहा था। और ब्रिटेन को ही दोस्तों किस नाम से देखा जाता है? यूके के नाम से देखा जाता है, यूनाइटेड किंगडम के नाम से देखा जाता है, ठीक है। तो हमारी शासन प्रणाली सबसे ज्यादा किससे मिलती है? आपका यूके से मिलती है, या कहा जाए तो यूनाइटेड किंगडम, या जिसे आप ब्रिटेन भी कह सकते हैं, कई बार इंग्लैंड भी कह दिया जाता है ना। तो यूके से हमारी शासन प्रणाली सबसे ज्यादा मिलती है। तो दूसरे प्रश्न का जवाब है यूके, ठीक है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, है ना, रैपिड फायर करेंगे हम ताकि आप बहुत अच्छे से इनका जवाब दे सकें और इन्हें समझ भी सकें, इनके अंदर की जो महत्वपूर्ण बातें हैं आप उन्हें भी समझ सकें। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और दोनों के लिए समान है? ठीक है, भारतीय संघ के लिए समान है। पहला ऑप्शन है एकल नागरिकता, दूसरा दोहरी न्यायपालिका, तीसरा संविधान में सूचियां, और चौथा संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 4 चीजें हैं जिनमें से कोई एक चीज जो है वो भारतीय संविधान से मेल नहीं खाती है या भारतीय संविधान में वो उपस्थित नहीं है। अब आपको जवाब देना है भाई इनमें से चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जो भारतीय संविधान में नहीं है। पहला एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, दूसरा दोहरी न्यायपालिका, तीसरा संविधान में 3 सूचियां, चौथा संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए एकल नागरिकता का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है ना। और भारत का संविधान कहता है कि आप देश के नागरिक हैं, राज्य के निवासी हैं। हमारे यहां नागरिकता देश के आधार पर दी जाती है, राज्य के आधार पर नहीं। राज्य में आप स्थायी नागरिक हो सकते हैं या अस्थायी निवासी हो सकते हैं, लेकिन नागरिक आप देश के ही बनेंगे। हालांकि अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका में जो नागरिकता है दोस्तों वो दोहरी है। ठीक है, अमेरिका की नागरिकता कैसी है? दोहरी। वहां आप पहले राज्य के नागरिक हैं फिर देश के नागरिक हैं, क्योंकि मैंने बताया था वो 13 कॉलोनियां थी, है ना, उन्होंने समझौता किया था और तब संघ बना था। ठीक, हमारे यहां अगर देखा जाए तो ऐसा कोई समझौता हमने राज्यों से नहीं किया था। तो हमारे यहां एकल नागरिकता तो है, हम देश के नागरिक हैं, राज्य के निवासी हैं। तो ये पॉइंट तो सही है। ठीक है, दूसरा संविधान में 3 अनुसूचियां। ठीक है, अब आपका संविधान जो है वो पूरी तरह से लिखित संविधान है, और जब संविधान लिखित है तो किन किन विषयों पर कानून बन सकता है यह भी लिखना जरूरी है। भाई जब हमने संविधान लिख दिया है तो किन किन विषयों पर आपका जो है कानून बन सकता है वो भी तो लिखना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे पास 3 सूचियां हैं आपके अनुसूचियों के अंतर्गत, जिनकी संख्या 12 है। हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं वर्तमान में, और उन 12 अनुसूचियों में से जो 7वें नंबर की अनुसूची है वो बताती है संघ सूची के बारे में, राज्य सूची के बारे में और समवर्ती सूची के बारे में। 3 सूची। ठीक है,
संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में विषय बनाने का या कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार के पास है। राज्य सूची में विषय या कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्य सरकार के पास है। समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास है। उदाहरण के लिए शिक्षा, भाई शिक्षा में केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, राज्य सरकार भी बनाती है। पुलिस में कानून राज्य सरकार बनाती है तो राज्य का विषय है। सेना पर कानून केंद्र सरकार बनाती है तो संघ का विषय है ना। तो संविधान में 3 अनुसूचियां हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सुप्रीम कोर्ट, है ना। अब संघीय सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम संघ है तो हमारा एक सुप्रीम कोर्ट है और उस सुप्रीम कोर्ट की भूमिका जो है वो संघीय कोर्ट के रूप में भी है ना। संघीय कोर्ट के रूप में, किसके रूप में? संघीय कोर्ट के रूप में। संघीय कोर्ट के रूप में वास्तविक रूप में इसे स्थापित कब किया गया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम में, अंग्रेजों के समय पर, है ना। लेकिन जब हम आजाद हुए तो हमने इसे अपने संविधान का हिस्सा बनाया और 28 जनवरी 1950 को जो 1935 का संघीय न्यायालय था उसे हमने भारत का आपका सर्वोच्च न्यायालय बनाया। अब क्योंकि भारत भी संघ है तो सर्वोच्च न्यायालय को ही संघीय न्यायालय की भूमिका दे दी और जो भी संघीय न्यायालय होता है उसके पास शक्ति होती है संविधान की सुरक्षा की, पहली बात। दूसरा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में लड़ाई निपटाने की। तीसरा, संविधान की व्याख्या की। ठीक है, तो संघीय न्यायालय जो भी होगा उसके पास 3 शक्तियां होंगी। पहला, आपका केंद्र सरकार या कहा जाए तो संघ के रूप में, क्योंकि संघीय न्यायालय है तो केंद्र और राज्य के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो निपटाएगा। दूसरा, संविधान की सुरक्षा करेगा। तीसरा, आपका जो है केंद्र और राज्य के बीच में आपका मामला तो निपटाएगा, है ना। दूसरा, आपकी संविधान की सुरक्षा करेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है अधिकार किसका है? संघीय सुप्रीम कोर्ट का। अब बचा कौन सा? दोहरी न्यायपालिका। ठीक, भारत में याद रखिएगा शासन व्यवस्था के अंतर्गत संसदीय प्रणाली को 2 हिस्सों में बांटा गया है, केंद्र और राज्य। केंद्र में जिस तरह से संसदीय प्रणाली है उसी तरह से राज्य में है। जिस तरह से केंद्र में कार्यपालिका है उस तरह से राज्य में है। जिस तरह से केंद्र में विधायिका है उस तरह से राज्य में है। लेकिन न्यायपालिका दोहरी नहीं है, न्यायपालिका संयुक्त है। देश का सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है और उच्च न्यायालय राज्य के सबसे बड़े न्यायालय नहीं है। अगर सबसे बड़े न्यायालय होते तो अंतिम अपील उन्हीं के पास जाती। मान लो कोई फैसला जिला न्यायालय ने दिया तो जिला न्यायालय के बाद आप कहां जाते हो? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने अगर आपके मन का फैसला नहीं दिया, आप उससे समर्थित नहीं है, तो फिर आप किसके पास जाते हो? सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो तीनों कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इसी कारण से भारत में जो न्यायपालिका है वो दोहरी नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा नंबर 2। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, है ना। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रेरणा जो है वो किसके संविधान से ली गई है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, ठीक है, ये किसके संविधान से ली गई है ना। पहला ऑप्शन अमेरिकी, दूसरा फ्रांसीसी, तीसरा रूसी क्रांति और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है भाई, अमेरिकी क्रांति अगर देखा जाए तो अमेरिका में आपका वही 1776 में जब अमेरिका का निर्माण हुआ था तो एक तो वो समय था। ठीक है, उसके बाद 1860 से 63 या 1865 का समय था। ठीक, जब वहां पर आपका गृह युद्ध चल रहा था, जिस समय पर आपके लिंकन साहब थे और जो आपके निग्रो थे उन्हें जब आपका जो है एक समान नागरिक माना गया था, या स्लेवरी दास प्रथा जो अंत की गई थी वो इस समय पर की गई थी, है ना। तो ये तो अमेरिका क्रांति का समय है। फ्रांस की क्रांति का समय जो है वो 1789 का समय है, क्योंकि फ्रांस का जो समाज था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। ठीक है, पहले स्टेट में जो लोग आते थे वो टैक्स नहीं देते थे, दूसरे स्टेट वाले टैक्स नहीं देते थे, तीसरे स्टेट में सबसे ज्यादा जनता भरी थी, किसान, मजदूर, पढ़े लिखे आदमी, और टैक्स भी वही देते थे। तो फ्रांस में आपकी क्रांति हुई 1789 में। रूस की क्रांति आपकी हुई 1917 के बाद, आपका कहा जाए तो जब विश्व युद्ध चल रहा था। इसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं रूस की क्रांति को। तो अब इनमें से किसके द्वारा स्वतंत्रता, समानता, बंधुता ये विषय लिए गए हैं? तो देखिए इसका सही जवाब है फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति में आपके ये 3 शब्द सबसे ज्यादा बोले जाते थे कि भाई हमें स्वतंत्रता चाहिए, इंडिपेंडेंसी चाहिए,
समानता चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, और बंधुता मतलब ब्रदरहुड जो है उसे आगे बढ़ाना है ना। तो ये तीन जो आपके शब्द हैं, और ये वर्तमान में शब्द कहां हैं? हमारी प्रस्तावना में। कहां है? हमारी प्रस्तावना में। तो ये हमने कहां से लिए हैं? आपके फ्रांस की क्रांति से, या कहा जाए तो 1789 के समय पर जो क्रांति हुई वहां से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किस राज्य के प्रमुख की प्रतिकृति हैं? मतलब हमारे देश में दो मुखिया है, एक राष्ट्रपति है और दूसरा प्रधानमंत्री है। संवैधानिक प्रमुख जो है वो संवैधानिक हेड जो है, संवैधानिक प्रमुख जो है वो भारत का राष्ट्रपति है। कौन है? भारत का राष्ट्रपति। और सरकारी प्रमुख जो है, सरकारी प्रमुख वो कौन है? भारत का प्रधानमंत्री। तो ये जो प्रणाली है ये हमने कहां से ली है? अब ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा अमेरिका, तीसरा आयरलैंड, चौथा रूस। ठीक है, अब अगर इसका सही जवाब आपसे पूछा जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भाई अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है, ठीक है, आयरलैंड में भी आपका सेम प्रणाली है, और रूस में भी राष्ट्रपति प्रणाली है। मतलब जनता सीधे किसको चुनती है? राष्ट्रपति को चुनती है। प्रधानमंत्री जैसा कोई पद जो है वो तो उपस्थित है नहीं। ठीक है, अब भारत में जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का प्रधान है ना, और जो प्रधानमंत्री है वो वास्तविक प्रधान है। मतलब शक्तियों का उपयोग करता प्रधानमंत्री है, लेकिन किसके नाम पर करता है? राष्ट्रपति के नाम पर। तो हमारी ये जो व्यवस्था है ये ब्रिटेन से ज्यादा मैच करती है, क्योंकि ब्रिटेन में एक क्या है आपका, अगर देखा जाए तो महारानी है जो नाम मात्र की है, ठीक है, और दूसरा आपका प्रधानमंत्री है जिसे जनता चुनती है। हाँ, महारानी की जगह हमने किसे बैठाया है? राष्ट्रपति को। ठीक, क्योंकि हमारे यहां राजा रानी थे नहीं और हमने गणतंत्र शब्द उपयोग किया था। तो इसका सही जवाब है नंबर 1। आई बात समझ में? चलिए रैपिड फायर है ना, प्रश्नों को देखते चले और आगे बढ़ते चले। नेक्स्ट, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो, संवैधानिक अधिकार, ठीक है, जो किसके पास है? पहला ब्रिटिश सम्राट, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति, है ना। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने इससे पहले वाला प्रश्न देखा है तो बखूबी दे देंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि हमारी शासन प्रणाली सबसे ज्यादा ब्रिटेन से मिलती है ना। महारानी की जगह हमने राष्ट्रपति को बैठा दिया, वो बात अलग है, लेकिन शक्तियों में देखा जाए तो दोनों नाम मात्र के हैं। दोनों के पास संविधान के रूप में शक्ति तो है, लेकिन वास्तविक शक्ति किसी के पास नहीं। अब ये जितने राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, मिस्र के, रूस के, ये वास्तविक शक्ति का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये संवैधानिक प्रमुख भी होते हैं और सरकार के प्रमुख भी होते हैं, क्योंकि जनता इन्हें चुनती है और संविधान इन्हें शक्ति देता है। लेकिन भारत में राष्ट्रपति को डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है, ठीक है, संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, प्रधानमंत्री को जनता सीधे चुनती है। तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन के सम्राट। क्या जवाब है सही? ब्रिटेन के सम्राट की तरह जो है संवैधानिक अधिकार है भारतीय संघ के राष्ट्रपति को, ठीक है। बाकी इनके पास तो वास्तविक और संवैधानिक दोनों शक्ति है, संवैधानिक और वास्तविक दोनों है इनके पास, संवैधानिक भी है और वास्तविक भी है। आई बात समझ में? चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? ठीक है, भारत में धर्मनिरपेक्ष, ठीक, ये आपका धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष जो है ये शब्द बहुत विवादित होता है ना, क्योंकि कहा जाता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन वास्तविक रूप में अगर देखा जाए दोस्तों तो संविधान में जो शब्द है वो पंथ निरपेक्ष है, ठीक है। पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया है और पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ यह है कि सरकार का कोई धर्म नहीं है, पहला। दूसरा, सरकार के सामने हर धर्म कैसा है? एक समान है। कैसा है? एक समान है। अगर वो किसी एक धर्म के लिए कुछ करेगी तो दूसरे धर्म के लिए भी उसे वही कार्यक्रम करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो हमारे यहां पंथ निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष का अर्थ कई मामलों में जो है वो ये होता है कि आपका जो है, आप जिस पद पर बैठे हैं उस पद की कुछ ड्यूटी है, कुछ धर्म है, और अगर आप निरपेक्ष हो गए तो मतलब आप तो काम ही नहीं करोगे। अगर आप राजनेता हो तो आपका धर्म है जनता की सेवा करना, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका धर्म है पढ़ाई करना, अगर आप माता पिता हैं तो आपका धर्म है बच्चों की, आपका जो है लालन पालन, आपका जो है अच्छे से करना, अपने बुजुर्गों की सेवा करना।
तो कोई भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, संभव नहीं है, क्योंकि अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाओगे तो फिर तो काम ही नहीं चलेगा। बहरहाल फिर भी कई बार एग्जामों में यह प्रश्न सीधे ऐसे ही आता है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो कहां है ना? तो पहला तो मौलिक अधिकार है ना? मौलिक अधिकार में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में है। किसमें? भाग 3 में। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, 12 से 35 तक। और कितने अधिकार हैं मौलिक? 6। अभी कितने हैं? 6। 9वीं जो अनुसूची है इसे जोड़ा गया है फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 से, और ये किससे जुड़ती है? भूमि सुधार से। किससे जुड़ती है? भूमि सुधार से। नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, और उसके बाद है संविधान की प्रस्तावना। तो याद रखिएगा ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है या पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो प्रस्तावना में वास्तविक रूप में नहीं था। ठीक है, हम भारत के लोग है ना, वो जो प्रस्तावना है, जब आप संविधान को सबसे पहले पढ़ना चालू करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन आता है, दैट इज कॉल्ड प्रस्तावना, प्रीएम्बल, है ना। तो प्रस्तावना में ये शब्द पहले नहीं था, इसे जोड़ा गया था कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 से। ठीक है, और 3 शब्द जोड़े गए थे, एक तो पंथ निरपेक्ष, दूसरा समाजवाद, तीसरा अखंडता। ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किसमें जोड़े गए हैं? प्रस्तावना में जोड़े गए। ठीक है, तो यहां तक क्लियर रखिएगा आपका जो है। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब है 4 नंबर। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब बिल्कुल दे सकते हैं, है ना, तो जवाब देते चलना है आप सभी को। नेक्स्ट, सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियां निहित होती हैं। राज्य की जो वास्तविक शक्ति है वो किसके पास होती है? ठीक है, सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती हैं? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा सरकार, चौथा संसद। ठीक है, 4 ऑप्शन है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा सरकार, चौथा संसद। और मैंने पहले ही आपको बताया कि भाई भारत में संवैधानिक हेड जो है वो कौन है? प्रेसिडेंट, है ना, जबकि वास्तविक कौन है? क्योंकि वास्तविक इसका प्रयोग कौन करता है? पीएम। तो अब ये क्या लिखा हुआ है? सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियां पूछ रहा है, संवैधानिक शक्तियां नहीं। तो वास्तविक शक्तियां जो है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो मंत्री परिषद है वो इन शक्तियों का प्रयोग करती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद। अब याद रखिएगा मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री भी होता है ना, लेकिन वो मंत्री के साथ साथ क्या है? प्रधान है। ठीक है, मंत्रियों में सबसे बड़ा है और उसे मून अमंग द स्टार्स बोला जाता है, मतलब तारों के बीच में चंद्रमा बोला जाता है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो ऑटोमेटिक भंग कौन हो जाती है? मंत्री परिषद। लेकिन मंत्री परिषद के त्यागपत्र देने से प्रधानमंत्री पर प्रभाव नहीं पड़ता। आप देखते हो प्रधानमंत्री समय समय पर अपने मंत्रियों में फेरबदल करते रहते हैं, है ना, मंत्रालय बदलते रहते हैं, मंत्री बदलते रहते हैं, तो उसका कोई प्रभाव प्रधानमंत्री पर नहीं है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री बदल गया तो मंत्री परिषद तो भंग है, ये पुरानी वाली। अगर नए प्रधानमंत्री उन्हें चुनेंगे तो दोबारा शपथ दिलाई जाएगी। तो ये है तो ये है, लेकिन इससे ये नहीं है, हमेशा याद रखना, है ना। और इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? मंत्रियों में प्रधान। ठीक है, तो सरकार के संसदीय स्वरूप में वास्तविक शक्तियां किसके पास हैं? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद। ये इसका सही जवाब है। तो बिल्कुल एकदम सही जवाब के अनुसार चलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9वां नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मूल विशेषता नहीं है? ठीक है, मूल विशेषता नहीं है। ठीक, पहला राष्ट्रपति सरकार, दूसरा संसदीय सरकार, तीसरा संघीय सरकार, चौथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है भाई, संसदीय सरकार जो है आपका ये, क्योंकि संसदीय प्रणाली केंद्र में भी है और राज्य में भी है ना। और केंद्र में इसे 2 भागों में बांटा गया है, विधायिका कानून बनाने वाली और कार्यपालिका कानून लागू करने वाली। ठीक, राज्य में भी 2 है, विधायिका और कार्यपालिका। तो मतलब भाई विधायिका मतलब जो कानून बनाती है, मतलब जैसे संसद, केंद्र में संसद, राज्य में विधानमंडल। कौन?
विधानमंडल, जिसमें विधानसभा विधान परिषद दोनों आते हैं। संसद में लोकसभा राज्यसभा आती है, विधानमंडल में विधानसभा विधान परिषद आती है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद आते हैं। ठीक है, कौन कौन आता है आपका कार्यपालिका में? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद आते हैं। यहां की कार्यपालिका में गवर्नर, ठीक है, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद राज्य की। तो सेम वही तरह है जैसे केंद्र और राज्य में, तो मतलब ये तो सही है। संघीय सरकार, वो मैंने आपको बताया कि भाई विषय बांटे गए हैं और 7वीं अनुसूची में लिखा गया है। केंद्र सूची है ना, केंद्र सूची में वर्तमान 100 विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। दूसरा राज्य सूची है जिस पर आपका जो है 61 विषय है जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, तो मतलब ये भी पॉइंट सही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो भाई भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। ठीक है, कैसे है स्वतंत्रता? भाई न्यायपालिका कैसे कार्य करेगा, उसका समय जो होगा, भाई आप सरकारी विभाग जाते हो, सरकारी बैंक जाते हो, सभी लोग गए होंगे, सरकारी बैंकों में समय चलता है 10:30 से 5 के आसपास, लेकिन न्यायपालिका का नहीं है। वर्तमान में आप देखोगे तो सर्वोच्च न्यायालय 1:30 बजे फैसले देता है। ठीक है, तो ये तो स्वतंत्रता ही है ना, कैसे काम करना है, क्या कपड़े पहनने, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा, है ना, वो सारे उनके पास है। कर्मचारियों का चयन कैसे होगा, न्यायपालिका के जो न्यायाधीश हैं उनके आचरण पर बहस नहीं हो सकती कि भाई वो व्यक्ति कैसा है। ठीक है, और उनका जो एक नियमित कार्यकाल है उससे पहले अगर हटाना है तो एक प्रक्रिया है, उसके अलावा कोई अन्य प्रक्रिया नहीं उन्हें हटाने की। ठीक है, तो इस तरह से उनकी स्वतंत्रता भी है। तो बचा कौन सा? राष्ट्रपति सरकार। ये राष्ट्रपति सरकार कहां देखने को मिलती है? अमेरिका, रूस, चीन, है ना, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आई बात समझ में? तो हमारे यहां कौन नहीं है? वो ये है। ठीक, हमारे संविधान में क्या नहीं है? राष्ट्रपति सरकार की प्रणाली नहीं। ठीक है, चलिए, जवाब आपका अगर यही था तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, और अगर ये नहीं था तो याद रखिएगा पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, चलिए 10 सामने आपके प्रश्न है, सरकार के संसदीय स्वरूप की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? संसदीय स्वरूप की विशेषता। ठीक है, मतलब अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि हमारे यहां जो संसदीय स्वरूप है उसमें से इनमें से कौन सा पॉइंट उसके साथ है ना। पहला, कार्यपालिका न्यायपालिका के लिए जिम्मेदार है। ठीक, दूसरा, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार है, न्यायपालिका कार्यपालिका के लिए जिम्मेदार है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, अब आप बताएं ये 4 ऑप्शन, अगर अगला प्रश्न आपने सही से समझा था तो आप यहां पर जवाब दे देंगे। ठीक है भाई, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? क्या कार्यपालिका मतलब काम करने वाले, आप ऐसे समझ लें प्रधानमंत्री। ठीक है, कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री को याद कर लें। क्या प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय के लिए जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन। दूसरा, क्या प्रधानमंत्री आपका संसद के लिए जिम्मेदार है? तीसरा, क्या सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका या प्रधानमंत्री के लिए जिम्मेदार है? और चौथा, क्या संसद आपका मुख्यमंत्री के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने चारों है। प्रधानमंत्री संसद के लिए, आपका सुप्रीम कोर्ट के लिए जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री संसद के लिए जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री के लिए जिम्मेदार है, या संसद आपका प्रधानमंत्री के लिए जिम्मेदार है। तो ये 4 ऑप्शन है ना। अब इन 4 में सही जवाब है कार्यपालिका विधायिका के लिए जिम्मेदार है, मतलब प्रधानमंत्री महोदय संसद के लिए जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री महोदय संसद के लिए जिम्मेदार हैं। क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री तब तक प्रधानमंत्री है जब तक लोकसभा के, किसके? संसद का जो एक सदन है लोकसभा, उस लोकसभा के 283 सदस्य जो है उसके नाम के पीछे खड़े हुए हैं और वो उसके जयकारे लगा रहे हैं कि हमारा नेता कैसा हो, डैश डैश इनके जैसा हो। ठीक है, तो जब तक 283 सांसदों का साथ है तब तक आप प्रधानमंत्री हैं। अगर साथ गिरा तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसी होगी आपकी हालत। 13 दिन में प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा था उन्हें। ठीक है, हालांकि एक बहुत ही उम्दा प्रतिभा के व्यक्ति थे। ठीक है, बहुत ही ऊर्जावान आपका जो है उनका व्यक्तित्व था, लेकिन उससे मतलब नहीं है देश को या देश के संविधान को। आपके पास अगर बहुमत है तो प्रधानमंत्री पद है, बहुमत गिरा तो पद गया।
ठीक है। और इसीलिए प्रधानमंत्री किसके लिए जिम्मेदार होता है? संसद के लिए, क्योंकि उसका बहुमत कहां है? लोकसभा में। अगर वो गिरा तो पद चला जाएगा। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर चल रही हैं। किसी भी प्रकार से अगर कोई समस्या चलती है तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं, प्रश्नों को और ब्रीफ तरीके से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम डिस्क्रिप्टिव चैनल भी पूरा आपका जो है आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। भाई इन प्रश्न उत्तरों के बाद हम टॉपिक को डिस्क्रिप्टिव लेकर आएंगे, ठीक है। तो पहले हम डिस्क्रिप्टिव देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, ताकि आप अपनी समझ विकसित कर सको कि हां भाई ऐसे प्रश्न बनते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये आपका 10वां प्रश्न था, कार्यपालिका किसके लिए जिम्मेदार है? विधायिका के प्रति। किसके लिए? विधायिका के लिए। चलिए अगला प्रश्न है 11वां, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा है और मिलान करने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मिलान करना है संवैधानिक प्रावधान और कहां से लिया गया, ठीक। पहला है फेडरेशन, मतलब संघ, है ना। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर जो है, देखो एग्जामिनर, अब चीजें तो वही है, वही संविधान है, वही विशेषता है, वही दूसरे देशों से लिए हुए प्रकरण है, तो हिंदी शब्द को किसमें बदल दिया जाता है? इंग्लिश शब्द में। तो फेडरेशन का मतलब क्या है? संघ है, ठीक है। तो फेडरेशन से कंफ्यूज मत होइएगा, फेडरेशन का मतलब संघ है। दूसरा संसदीय, तीसरा निदेशक सिद्धांत, चौथा मौलिक अधिकार। कौन कहां से लिए गए हैं? तो अब आप जो है आराम से सोचें, ऑप्शन आपके पास 4 हैं, ए बी सी डी। ए आपका है 2 1 4 1, ठीक है। अच्छा 2 1 4 1 कैसे हो सकता है? ए बी सी डी, है ना। एक साथ ही लिख दिया है इन्होंने, कोई नहीं, ये थोड़ा सा आपका 2 1 4 3 होगा यहां पर शायद, ठीक है, होपफुली, या यहां पर 3 होगा, देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। इसका सही जवाब आपका क्या है? पहला आप स्वयं से देखें, फेडरेशन। संघ शब्द आपने कहां से लिया है? ए का फर्स्ट, ठीक है भाई। ए का पहला नंबर आपका जो है, तो ए का पहला नंबर आपका क्या हो सकता है? मतलब यहां पर, ठीक है भाई। ए में पहला नंबर आपको ढूंढना है, तो ए का पहला नंबर यूएसए है। दूसरा संसदीय प्रणाली आपने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है ना। तीसरा निदेशक सिद्धांत कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। और आपका जो है मौलिक अधिकार आपका जो है, ये भी आपने कहां से लिए हैं? अमेरिका से। तो इसमें थोड़ा सा आपका जो है वो टेक्निकल एक मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, इस प्रश्न को हम थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसकी जगह हम दूसरा प्रश्न एक बार देख लेते हैं, 12वां देख लेते हैं, है ना भाई। भारतीय उस प्रश्न में जो है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रश्नों की संख्या कम नहीं है, प्रश्न बहुत है हमारे पास, ठीक है ना। भारतीय संविधान में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वाइमर के संविधान से ली गई है? वाइमर किसके संविधान से? वाइमर के संविधान से। अब याद रखिएगा, जर्मनी का संविधान जो है वो किसका संविधान कहलाता है? वाइमर का संविधान कहलाता है। वाइमर का संविधान या जर्मनी का संविधान, जिसे बनाया कब गया था? 1917 के विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। जब जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध हारा दोस्तों, तो जो जीतने वाले देश थे उन्होंने जर्मनी के राजा शासन को खत्म किया और जर्मनी में लोकतंत्र स्थापित किया। अब जब लोकतंत्र बना है तो संविधान भी बनेगा, तो जर्मनी के संविधान को कहा जाता है वाइमर का संविधान। अब इसमें पढ़ना है कि हमने वहां से क्या लिया है। पहला, एक मूलभूत केंद्र के साथ संघ की विचारधारा, है ना। एक मूलभूत केंद्र हो, मतलब मजबूत एक केंद्र हो और संघ भी हो। राष्ट्रपति चुनाव की जो विधि है, ठीक। नेक्स्ट, आपातकालीन शक्तियां। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान, ठीक है। जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, कैसा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय पर मौलिक जो अधिकार हैं उन्हें रोकने का जो प्रावधान है वो हमने कहां से लिया है? वो हमने लिया है जर्मनी से, ठीक है। जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है कि जब देश में आपातकाल हो, उदाहरण के लिए भाई भारत में 3 तरह के आपातकाल हैं, अनुच्छेद 352, 356, 360, और 352 वाला कहलाता है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या कहलाता है? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, जो 3 विषय पर लग सकता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। तो
जब भी देश में आपातकाल लगता है, ये 3 परिस्थितियों के आधार पर, तो मौलिक अधिकारों को रोका जाता है। भाई युद्ध चल रहा है, मौलिक अधिकार है देश में घूमने का। पता चला जैसलमेर घूमने गए, वहां से किसी दुश्मन देश की मिसाइल आई, जहां तुम घूम रहे थे तुम भी चले गए, तुम्हारा तंबू भी चला गया, तो मौलिक अधिकार का कोई अर्थ है? भाई युद्ध चल रहा है, बाढ़ आक्रमण चल रहा है, गोलियां चल रही हैं, उस समय पर आपके मौलिक अधिकारों को रोकना पड़ेगा। तो जिस समय पर आपका राष्ट्रीय आपातकाल चलता है, उस समय पर मौलिक अधिकारों को रोकना, यह हमने लिया है जर्मनी के संविधान से। आज की प्रश्नों की श्रृंखला को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे के जो प्रश्न हैं हम उसे अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब जब आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि आपको प्रश्न अच्छे लगे और आपसे जवाब बने हैं और आपको लग रहा है कि हां सर, इस तरह के प्रश्नों का जो सेशन है आप उसे कंटिन्यू करें, और तभी मैं आपके सामने इन प्रश्नों को लेकर दोबारा उपस्थित होऊंगा। तब तक मन लगाकर पढ़ाई करें, और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जवाब देना जरूर है ना, कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। चलिए, धन्यवाद।